कैलकुलेशन चैनल में सभी विद्यार्थियों का प्रोफेसर मित्तल हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का हमारा विषय कीमत परिवर्तन और उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित है। आगे की चर्चा प्रारंभ करने से पहले सभी विद्यार्थियों से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें वो भी लाभान्वित हो सकें। सामान्यतः कीमत परिवर्तन और उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में जो कि हम कीमत उपभोग वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो स्नातक स्तर हो या एमए स्तर हो अथवा किसी भी प्रतियोगिता के अंतर्गत हो, विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं सभी प्रश्नों को समन्वित करते हुए एक साथ इकट्ठा करके उसको आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में इसको सुगमता से, सरलता से हल कर सकें। आज हम जो है सामान्य वस्तु, घटिया वस्तु, गिफिन वस्तु, कीमत प्रभाव या प्राइस कंजम्पशन कर्व, कीमत उपभोग वक्र से संबंधित चर्चा करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड में कि किसी वस्तु अथवा सेवा की मांग तथा कीमत के मध्य संबंध मांग के नियम के अनुरूप होता है। ये एक विदित तथ्य है कि वस्तु या सेवा की मांग और कीमत के मध्य जो संबंध पाया जाता है सामान्य परिस्थितियों में, वह मांग के नियम के अनुसार ही होता है। यदि उक्त कथन का अनुपालन न हो पाए या अगर ये तथ्य या मांग का नियम सत्य नहीं हो पाए, तो उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। समझने का अर्थ यह है कि यहाँ पर कि हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक्स में जब हम मांग के नियम को पढ़ते हैं, तो कीमत तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा या सेवा की मात्रा में जो एक संबंध है, वह संबंध यदि सामान्य परिस्थितियों में अनुपालन न हो तो हमें क्या करना होगा, हमें उस कीमत परिवर्तन के फलन में मांग किस प्रकार व्यवहार करेगी उसका अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। या साधारण शब्दों में कि कीमत परिवर्तन का वस्तु या सेवा की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि हम तटस्थ वक्र विश्लेषण के माध्यम से देखें तो वस्तु अथवा सेवा की कीमत में परिवर्तन का जो विश्लेषण है, इसको हम रेखा चित्रों के द्वारा आपके सम्मुख रख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि कीमत प्रभाव किसे कहें। बहुत स्पष्ट बात है, स्पष्ट तथ्य है कि कीमत प्रभाव क्या है। तो वस्तु या सेवा की कीमत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता द्वारा वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा पर जो कुल प्रभाव होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको मापने का जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव। प्रश्न क्या है, वस्तु सेवा की कीमत में परिवर्तन और परिवर्तन से मांगी गई मात्रा पर जो प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का जो विश्लेषण है वो किसके द्वारा किया जाता है, कीमत प्रभाव उसको मापने का काम करता है या कीमत प्रभाव से किया जाता है। अब यहाँ पर जब हम कीमत प्रभाव के बारे में तटस्थ वक्र विश्लेषण में अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ अवधारणा या कुछ मान्यताओं को लेते हैं। यदि क्योंकि तटस्थ वक्र विश्लेषण में हम सामान्य रूप से दो वस्तुओं के विषय में बात करते हैं, तो एक वस्तु X की कीमत में परिवर्तन, क्या कि यदि कीमतें गिरती हैं, अन्य वस्तु X की कीमत अपरिवर्तनशील रहती है। स्पष्ट हो गया कि एक वस्तु जिसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं उसकी कीमत में कमी हो रही है और अन्य वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिणाम क्या निकल के आ रहा है,
कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय, यहाँ से समझने वाली बात शुरू होती है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय क्या रहती है, स्थिर रहती है, किंतु वास्तविक आय परिवर्तित होती है। तो यहाँ प्रमुख रूप से आपको क्या देखना है, पुनः समझाने के लिए हम बोलते हैं कि वस्तु X की कीमत क्या हुई, कम हुई, परिणाम उपभोक्ता की वास्तविक आय क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि अब उसके पास परचेजिंग पावर बढ़ गई। अब जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो मात्रा अधिक खरीद सकता है, अर्थात उसकी जो रियल इनकम है या वास्तविक आय है वो बढ़ गई। किंतु अब यहाँ मुख्य बात क्या है कि होने वाली आय वृद्धि, यानी कि जो ये आय वृद्धि हुई है अथवा जो परिवर्तन हुआ है को समाप्त नहीं किया जाता है। यहाँ हम क्या ले रहे हैं कि वास्तविक आय में जो वृद्धि हुई है उसको हम न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं, उसका कंपनसेशन नहीं किया जा रहा है, या आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, यहाँ से देखना है। तो उपभोक्ता की स्थिति को पहले की तुलना में परिवर्तित होने दिया जाता है, यानी कि हम समायोजन नहीं कर रहे हैं कि आय बढ़ गई है तो उस आय को कम कर दिया जाए। हमने कहा कि यदि कीमत घटती है तो वस्तु की मांगी गई मात्राएं बढ़ती है, अर्थात उसकी वास्तविक आय बढ़ रही है, और उस वास्तविक आय को हम परिवर्तित ही मान लेते हैं। वो अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। अर्थात उपभोक्ता का कीमत परिवर्तन के सापेक्ष जो व्यवहार है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्राइस इफेक्ट के द्वारा। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उपभोक्ता का कीमत के परिवर्तन के सापेक्ष जो व्यवहार होता है उसको कीमत प्रभाव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या किया जा सकता है। इसको अब हमने रेखांकित करने की कोशिश की है, डायग्रामेटिक बताया। तो ये क्या है, RS कीमत रेखा है, क्योंकि वस्तु X की ये मात्रा ली जा सकती है, Y की ये मात्रा ली जा सकती है। अब ये कीमत रेखा बाहर की ओर, मूल बिंदु से बाहर की ओर परिवर्तित हो रही है, यानी RS1 से RS2 हो गई, RS3 हो गई, RS4 हो गई। इसका मतलब क्या है कि वस्तु Y की कीमत तो कोई परिवर्तित नहीं हुई, क्योंकि उतनी ही अधिकतम मात्रा खरीदी जा सकती है, किंतु X की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। अर्थात कि अगर कीमत वस्तु की कम होती जाएगी तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ेगी, और इसको अगर हम तटस्थ वक्र संतुलन का बिंदु निकालें कीमत रेखा पर तटस्थ वक्र का, तो वो अलग अलग आएगा, और अगर उससे हम उन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा का सृजन करें तो वो रेखा क्या होगी, कीमत उपभोग वक्र या PCC। तो यहाँ आप देखिए PCC कैसे है, नीचे की तरफ बाएं दाएं तरफ जाता हुआ ऊपर से नीचे, है ना। अब यहाँ एक चीज़ देखिए डायग्राम में कि ये कीमत रेखा, ये संतुलन, ये संतुलन, ये संतुलन, ये संतुलन, सी। अब इस तटस्थ वक्र पर इतनी मात्रा, ये मात्रा। अब यहाँ पर क्या हुआ, कीमत और कम हुई, ये संतुलन का, यानी उपभोक्ता ने वस्तु X की मात्रा को तो बढ़ाया, किंतु Y को क्या करा, घटाया, समायोजित किया। और अगर आगे बढ़ते जाएं तो मात्रा बढ़ती जा रही है, किसकी, X वस्तु की, और Y की मात्रा घटती जा रही। तो अगर ये व्यवहार आपको समझ में आए, ये व्यवहार आपको प्रदर्शित किया जाए, तो इसको मैंने दूसरी तरह से कहा कि RS ये वक्र हो गया, वस्तु कीमत और मात्रा कोई नहीं। दूसरे वक्र पे आ गए, RS2 बोल दिया B पॉइंट के लिए, कीमत कम हुई, मात्रा बढ़ी, कीमत C पे, D पे, ये आप स्पष्ट है, यानी कि कीमत वस्तु X की कीमत में कमी हो रही है तो वस्तु X की मात्रा में वृद्धि हो गई। तो वस्तु X की कीमत क्या है, परिवर्तनशील है, और Y वस्तु की कीमत अपरिवर्तनशील है। ये हमारा
डायग्राम बता रहा है। इसका परिणाम क्या निकल के आ रहा है, इसका निष्कर्ष ये आ रहा है कि वस्तु x की मात्रा में तो वस्तु y की मात्रा में तो कमी हो रही है, किंतु वस्तु x की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि वस्तु x की कीमत में कमी होने से वस्तु x की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो ये वस्तु एक प्रकार से सामान्य वस्तु का वर्गीकरण प्रदर्शित करती है। अब यदि हम एक और डायग्राम में देखें कि जहाँ पर आप ये देखिएगा पीसीसी किस तरह से है, ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे कीमत कम होने के साथ साथ क्या है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन है उसको आप देखें तो क्या हो रहा है, दोनों की मात्राएं बढ़ रही हैं। वस्तु x की कीमत में कमी होने के कारण कीमत रेखा ये चल रही है, किंतु यहाँ ये स्पष्ट आ रहा है कि जो संतुलन बन रहा है तटस्थता वक्र का कीमत रेखा के साथ, उसके अंतर्गत वो इस तरह से बन रहा है ABCD, यानी ये आपका क्या हो गया, प्राइस कंजम्पशन कर्व हो गया। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु x की कीमत में कमी हो रही है, किंतु दोनों ही वस्तुओं के उपभोग में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वस्तु x तथा वस्तु y दोनों पूरक हैं, यानी अगर एक की मांग बढ़ रही है तो दूसरे की मांग भी बढ़ेगी। ये चीज़ यहाँ समझ में आई। इससे पहले डायग्राम में क्या देखा आपने, दोनों वस्तुओं के बीच में प्रतिस्थापन था, एक बढ़ रही थी मात्रा, दूसरी घट रही थी, और यहाँ पर दोनों मात्राएं वृद्धि कर रही हैं। अब अगर परिस्थिति ये हो कि नए जो कीमत रेखा पर संतुलन आ रहे हैं वो एक ही दिशा के हों, इस तरह से प्राइस कंजम्पशन कर्व या कीमत उपभोग वक्र बने, तो क्या दिख रहा है कि कीमत किसकी परिवर्तित हो रही है, कीमत परिवर्तित हो रही है x की, पर y वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, पर y वस्तु की मात्रा वहीं की वहीं है, उसमें न बढ़ोतरी हो रही है न घटोतरी हो रही है, पर x वस्तु की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन शून्य है और ये वृद्धि कर रहा है, और इसी का एक दूसरा रूपांतरण यहाँ हमने कर दिया। तो जिसकी मात्रा वृद्धि करेगी वो वस्तु क्या होगी, उत्तम होगी, और जिस वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा वो वस्तु घटिया होगी। तो यही हमने यहाँ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि RS1 कोई चेंज नहीं, RS2 पर क्या हुआ, वस्तु x की कीमत बढ़ी है, वस्तु y की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, ये हमने स्पष्ट किया। तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि वस्तु x तथा वस्तु y के मध्य कोई संबंध नहीं है। एक बात तो ये निकाली कि वस्तु उत्तम है या निम्न कोटि की है। दूसरी चीज़, उत्तम होगी मात्रा बढ़ेगी, मात्रा अपरिवर्तन है तो वो निम्न कोटि की वस्तु हो गई या घटिया वस्तु हो जाएगी। तो इसका हम यह निष्कर्ष फिर दूसरी तरह से बता सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि वस्तु x और वस्तु y के बीच में कोई संबंध नहीं है, न वो प्रतिस्थापन है न पूरक हैं। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि वस्तु x सामान्य वस्तु है और वस्तु y घटिया है, और अगर पीसीसी का ढाल जिस हिसाब से देखें तो हम क्या देखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज इक्वल टू 1 निकल के आती है। ये एग्जामिनेशन का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पुनः अगर पीसीसी इस तरह से आए, ये आपके सामने है, तो आपको स्पष्ट हो ही गया कि ये वस्तु उत्तम है, ये वस्तु घटिया है, और इनकी जो मांग की आड़ी लोच है, अब यहाँ एक नया शब्द जोड़ दिया, प्रतिस्थापन वस्तु और मांग की आड़ी लोच क्या है, पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे ये कम हो रहा है तो इसको हम y वस्तु को क्या कह सकते हैं कि ये गिफिन वस्तु भी
हो सकती है, क्योंकि उसकी मात्रा लगातार कम हो रही है या घटिया हो रही है। अब एग्जामिनेशन में एक और चीज़ आ जाती है कि प्राइस लाइन या जो पीसीसी है, इनसे हम डिमांड कर्व कैसे निकाल लेते हैं। तो ये आप स्पष्ट है कि हमने यहाँ पर क्या लिया, वस्तु x की कीमत को लिया, और यहाँ वस्तु x की मात्रा, यहाँ वस्तु x की मात्रा, वस्तु y की मात्रा है। अब जो संतुलन का बिंदु आ रहा है, ये इन बिंदुओं पर अगर हम यहाँ जाते हैं और अगर कीमत के सापेक्षता निकालते हैं तो हमको जो जो बिंदु मिल रहे हैं इसको मिला दें तो ये हमारा मांग वक्र हो जाता है। तो ये मांग वक्र किसके लिए हो गया, सामान्य मांग वक्र हो गया। और इसको दूसरी तरह से मैंने यहाँ बता दिया कि ये किसके लिए हो गया, एक असामान्य बिहेवियर हो गया। अब आगे की चर्चा हम प्रतिस्थापन प्रभाव के विषय में अगले वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाए, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम मुझे दीजिए जिसे हम सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।